हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द अपने हिस्ट्री के वीडियोस ले आता रहूँगा। तो उसी कड़ी में ये हमारा दूसरा लेक्चर है आज का। और आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही फ्रिक्वेंटली और बहुत ही बड़े स्तर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना कोई समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपसे इतने दिन वाकिफ़ नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ मैंने जैसे पहले बताया कुछ कारण था, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, मैं वापस आ गया हूँ आपके बीच में, और मैं ऐसे ही वीडियो अब लगातार लाता रहूँगा। बस आप अपना प्यार इस पे बरकरार रखें। तो चलिए अपने हम कहानी की शुरुआत करते हैं। किताब का नाम है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से मैं उन किताबों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उनको हम डीपली देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन इस किताब के वर्डिंग्स में नहीं जाऊँगा। मैं आपको हर उस चैप्टर के टॉपिक के बारे में जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए। आपके पास अगर ये किताब है तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ सकते हैं। और उसका आपको अगर रिव्यू चाहिए तो वो इस वीडियो में आपको मिलता रहेगा। खैर, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, जैसा कि इस किताब के हिसाब से अगर हम जाएं तो इस किताब का पहला टॉपिक है ट्रांजिशन इन 18th सेंचुरी। तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन होता है, ये अगर हम बात करें तो ये हमारा सिलेबस तब शुरू होता है जब इंडिया में बेसिकली मुग़ल एम्पायर अपना पीक पर आ चुका है और वो थोड़ा सा डिक्लाइन पे जा रहा है। और इसी बीच में कई सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि उनका जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार एक एम्पायर के जाने के बाद एक दूसरा फॉरेन एम्पायर इंडिया पे कब्जा कर लेता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और वीडियोस में हम देखेंगे। तो ट्रांजिशन इन 18th सेंचुरी पे हम आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारा 18th सेंचुरी का जो सीन है वो पहले आप इमेजिन करिए, ठीक है। साल चल रहा है आपका 1707 या 1707 न मान के आप 1705 ले लीजिए, ठीक है। तो 1705 में इंडिया में इस समय रूल कर रहा है औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब कौन है? औरंगज़ेब एक बूढ़ा बादशाह है, एक बूढ़ा बादशाह जो कि अपने पुरखों की विरासत को अपने येन तेन प्रकरण से संभाले पड़े हैं। 1526 में जिस मुग़ल सत्ता को कायम किया था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, और पूरे 16वीं और 17वीं सदी में इसके जो शान शौकत थे, इसके जो ग्लोरी थी, वो अपने पूरे शबाब पे थी। इसको जाहिर सी बात है इसमें अकबर ने और उसके आने वाले वारिसों ने इस काम में उसका अच्छा खासा साथ दिया। तो ये अपने पूरे पीक पर था और पूरे शबाब पे था। और स्थिति ये थी कि जो एशिया था वहाँ पे उस समय 3 बड़ी ताकत एग्जिस्ट करती थी। और वो 3 बड़ी ताकत कौन थी? वो 3 बड़ी ताकत थी आपकी, एक तो मुग़ल खुद थे, दूसरे थे सफ़ाविद ईरान वाले, और तीसरे थे टर्की वाले ओटोमन्स। तो बाकी दोनों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता सिर्फ मुग़ल से है, क्योंकि ये हमारे देश पर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि 1707 मतलब रफली 18th सेंचुरी तक आते आते स्थिति ये हो जाती है कि जो मुग़ल सत्ता अपने पूरे शबाब में 16वीं और 17वीं सदी में थी, वो 18वीं सदी में आते आते एक ढीले ढाले संघों का मकड़ जाल हो गया। यहाँ पे बादशाह के खिलाफ साजिशों और प्रति साजिशों का एक ऐसा दौर चला जो कि
अगले 150 सालों में इस पूरे मुग़ल सत्ता को ही खा गया। 1707 तक तो जैसे तैसे औरंगज़ेब अपने अंडर में सब कुछ अपने तलवार के दम पर और अपने उसके पर्सनालिटी के दम पर किसी तरह से इसको मैनेज करता है। बट उसके मरने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उसके बेटे वारिस होते हैं, वो इतने काबिल नहीं होते कि वो इस बड़ी विरासत को संभाल सकें। इसका सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह होता है, जो कि 1712 तक बादशाह रहता है, 1707 से 1712 तक। ये कुछ हद तक अपनी तरफ से कुछ आखिरी कोशिश करता है कि इस मुग़ल सत्ता को किसी तरह से बरकरार रखें। लेकिन इसके मरने के बाद फिर वही चलता है, वही दौर, वही साजिशों और साजिशों का दौर। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारा कोई भी साम्राज्य आगे बढ़ता है, तो मुग़ल सत्ता या फिर कोई भी साम्राज्य हो, वो ज़्यादा देर अपने आप को उन झंझालों से बचा नहीं सकता। ऐसा ही कुछ मुग़ल के साथ हो रहा था। मुग़लों के अगर देखा जाए तो दुश्वारियाँ कम नहीं थीं। एक तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। दूसरे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं उनके पहले आपको मुग़ल साम्राज्य से थोड़ा सा वाकिफ़ करा देता हूं। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये रफली आप समझ लीजिए ये मुग़ल एम्पायर है, ठीक है, जो औरंगज़ेब के मरने से पहले तक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, जहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके जो फ्रंटियर्स हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं और ईस्ट में आपके यहाँ तक आते हैं, नॉर्थ में आपके यहाँ पे हैं और साउथ में आपके ये नागपट्टनम तक आते हैं यहाँ तक। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे भारत का एक बड़ा हिस्सा मुग़ल ताकत के अधीन है औरंगज़ेब के टाइम पे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एक तो देखिए यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है जिससे कि जगह जगह पे होने वाले बवालों को संभाला जा सके। उसमें भी औरंगज़ेब की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से हर आए दिन यहाँ पे दंगे फसाद होते रहते थे। तो इस वजह से भी चीज़ों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो मुग़ल साम्राज्य में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी परेशानी थी इसकी कि ये जो साम्राज्य था ये टिका हुआ था अपने नोबेलिटी के दम पर। औरंगज़ेब ने जैसे तैसे अपने आप को अपनी ताकत के दम पर किसी तरह से इसको संभाल लिया। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह और उसके वारिसों ने मुग़ल तख्त पर अपना कब्ज़ा जमाया, तो यहाँ पे एक नई चीज़ ये होने लगी कि एक तो इस्लाम में ये है कि उत्तराधिकारी को कोई निश्चित नियम तो है नहीं। उसके ऊपर से ये है कि जिसके पास काबिलियत हो वो मतलब तक सत्ता पे आ सकता है। तो इसी को देखते हुए लगातार मुग़ल तख्त को हासिल करने के लिए मुग़ल राजकुमारों में झगड़े शुरू होने लगे, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होने लगा। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में बहुत सारे काबिल सैनिक और योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि जो मुग़ल सत्ता का निज़ाम रहता है और उसका इकबाल रहता है पूरे भारत में, वो बुरी तरह से हिल जाता है। और इसकी वजह से पूरे जो मुग़ल और उनकी जो ताकत रही सही जो रहती है, उनकी जो फौजी ताकत रहती है वो काफ़ी हद तक कम रह जाती है। अब इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है वो है गुटबाजी। और ये गुटबाजी क्यों होती है? गुटबाजी इसलिए होती है क्योंकि इस टाइम पे आते आते मुग़ल जो थे, अकबर ने अपने टाइम पे एक चीज़ शुरू की थी जिसे हम कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या होता था इसे मैं मिडवल में भी बताऊंगा। तो मनसबदारी सिस्टम ये होता है कि इसमें आपके जो नोबेलिटी है उसको आप
कैश या नकदी देने के बजाय आप उसको एक पीस ऑफ लैंड देते हैं, और उस पीस ऑफ लैंड से वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वहाँ से वो अपना सैलरी निकाल लेता है। अब ये भी दो तरीके की होती है। जो ये पीस ऑफ लैंड होती है इसे हम जागीर कहते हैं। जो मुग़ल सत्ता जो थी वो राजपूतों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने साम्राज्य में उन लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट लाती है जिसको हम कहते हैं वतन जागीर। वतन जागीर यानी होम जागीर। वहाँ ये ऐसी जागीर होती है जो परमानेंट टाइप की होती है। दूसरी होती है आपकी तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर ऐसा नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रांसफरेबल टाइप की जागीर होती है। ये एक तनख्वाह के रूप में आपको जागीर के रूप में दी जाती है, और यहाँ पे आप कुछ फिक्स टर्म के बाद आप दूसरी जागीर में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ तनख्वाह जागीर होती थी, इसके तहत जो जितने भी जागीरदार इंक्लूड होते थे, शामिल होते थे, वो अपने जागीर के प्रति इतने ज़्यादा उत्तरदायी, वफादार या फिर रिस्पॉन्सिबल होते नहीं थे। अब इससे क्या होता था कि इससे वहाँ का जो निज़ाम था वो काफ़ी बुरी तरीके से बर्बाद हो गया, और उसके जो ऑफिसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सख्ती से लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे। अब औरंगज़ेब तक तो ठीक था, लेकिन इसके मरने के बाद ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगी, और यहाँ तक आते आते सिचुएशन ये हो गई कि खुद औरंगज़ेब के टाइम पे जब उसने दक्कन की दो बड़ी सल्तनतों को अपने मुग़ल सत्ता के झंडे तले दबाया, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा थे, तो यहाँ की जो ज़मीन थी बहुत ही बंजर थी। यहाँ से एक तो ज़मीन बंजर थी और ये इलाकों को कब्ज़ा में कर लिया। इसके अलावा मनसबदार भी बढ़ते जा रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मनसबदारों को बढ़िया ज़मीन मिल नहीं रही थी, जिससे कि वो अपनी तनख्वाह निकाल सके महीने भर का। तो इससे बहुत बादशाह के ऊपर दबाव बनाने का कि एक चलन चला कि हम बादशाह पे दबाव बनाएंगे और अपने मनपसंद की जागीर लेंगे। तो बहादुर शाह के दौर से ये सिचुएशन शुरू हुई कि अब ये हुआ कि बादशाह के ऊपर दबाव बनाने के लिए बहुत सारे ज़मीन हासिल करने के लिए गुटबाजी शुरू हो गई। सतीश चंद्रा की एक किताब है जिसका नाम है पार्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ मुगल कोर्ट। ये किताब है सतीश चंद्रा की, ठीक है, बहुत फेमस किताब है। तो इस किताब में वो बताते हैं कि देखिए जो मुग़ल दरबार था ना, वो बहुत सारे दलों में बटा हुआ था। इसमें सबसे पहला दल आता है हमारा हिंदुस्तानी, इसे खानज़ादा हिंदुस्तानी मुस्लिम, इसको हम खानज़ादा भी कह सकते हैं। दूसरा आता है अफ़गान दल, जो कि मर्सनरी के तौर पे मुग़ल सेना में भर्ती हुए थे। तीसरा था तुरानी, ये टर्किश थे और ये सुन्नी पंथ को मानते थे। चौथे थे ईरानी, यानी फ़ारस से आने वाले, ये थे पर्शिया से आने वाले, और ये आपके शिया थे। इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे, इसके अलावा राजपूत भी आप एक मान सकते हैं, मराठा थे, मराठा। इसके अलावा दक्कनी। तो इतने सारे जब आपके दल होंगे, हिंदुस्तानी हो गए, राजपूत हो गए, मराठा हो गए, दक्कनी हो गए, तुरानी हो गए, अफ़गान हो गए, ईरानी हो गए, तो इतने सारे जब दल होंगे तो साजिशें तो होंगी, और इन्हीं में से कुछ लोग आते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि बहादुर शाह की मौत के बाद जहांदार शाह आता है।
उसको कौन ले आता है? जहांदार शाह को लाता है आपका जुल्फ़िकर खान। जुल्फ़िकर खान कौन रहता है? जुल्फ़िकर खान आपका रहता है, ये बेसिकली आपका हिंदुस्तानी दल का नेता रहता है, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है करेक्शन, जुल्फ़िकर खान आपका ईरानी दल का सदस्य रहता है, ठीक है। इसके बाद जहांदार शाह का भतीजा आता है फारूक सियर, उसको मार के 1713 में फारूक सियर आता है, जो कि हिंदुस्तानी दल, जो कि हुसैन कुली और सैयद बंधुओं के मदद से आता है। इसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन कुली खान नाम के ये दोनों भाई रहते हैं, सैयद बंधु रहते हैं, तो इनकी मदद से वो उस पर आता है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और सैयद बंधुओं का रुतबा ऐसा रहता है कि 1713 से लेकर 19 तक इन्होंने कुल मिला के 4 बादशाह को मतलब बदला है गद्दी पे। तो यहाँ पे एक तरीके से एक पोजीशन आ गई किंग मेकर की। तो ये किंग मेकर जो होते थे, ये अपने मर्ज़ी से इनका इंटरेस्ट अगर सर्व होता था तो ये उसको बादशाह बनाते थे, नहीं तो उसको मार के किनारे कर देते थे। जैसे जब तक फारूक सियर से मतलब रहा, 1719 में उसको बादशाह रहने दिया, उसका मतलब निकल गया, उसको जहर देके उसको मरवा दिया। फिर इसके बाद एक रफ़ीउद्दौला नाम के आदमी को बादशाह बनाया, उससे भी कुछ खास मतलब नहीं निकला। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात को बना दिया, उससे भी कुछ खास मतलब नहीं निकला। फिर जाके मोहम्मद शाह को बनाया। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक एक ऐसा बादशाह रहा जो औरंगज़ेब के बाद सबसे लंबे दौर तक मुग़ल तख्त पे काबिज़ रहा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये उसके जैसा काबिल नहीं था। इसका पूरा नाम था मोहम्मद शाह। इसका वैसे वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, लेकिन इस लोग इसे रंगीला बादशाह कहते थे, क्योंकि इसे हुकूमत करने से तो कोई मतलब था नहीं, इसे अपने रंगरेलियाँ मनाने से फुर्सत ही नहीं थी। तो इसने एक काम किया कि अपने आप को उससे छुड़ाने के लिए, सैयद भाइयों से छुड़ाने के लिए इसने हैदराबाद के निज़ाम की मदद ली। और इस तरह से 1720 तक आते आते सैयद बंधुओं का खात्मा हो गया और हैदराबाद का जो निज़ाम था, जिसका नाम था जिन खिलिज खान, वो तुरानी दल का सदस्य था। तो वैसे भी तुरानी और ईरानी में मतलब एक तरीके से साठ-गांठ हो गई थी सैयद भाइयों को हटाने के लिए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तानी मुसलमान थे और इनको मतलब सूट नहीं करता था। तो ये सब चलता रहा। लेकिन अगेन बात वही है कि घूम फिर के बात वही आती है कि ये रंगीला बादशाह था, इसे शासन करने में कोई ख़ास दिलचस्पी थी नहीं। इसके टाइम पे बहुत सारे नए नए रीजनल स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपके बात करें तो 1722 में बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया वर्चुअली। फिर 1724 में खुद हैदराबाद का निज़ाम भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। निज़ाम चला गया हैदराबाद में। फिर 1724 में ही अवध भी एक तरीके से वो कर दिया गया। और ये इसमें यहाँ पे आया कौन? इसमें यहाँ पे आया सादत अली खान। अगेन ये एक ईरानी दल का सदस्य था। बंगाल में आया था मुर्शिद कुली खान। ये आपका एक तरह समझ लीजिए आपका हिंदुस्तानी कन्वर्टेड मुस्लिम था। तो और ये आपका मैंने बता ही दिया तुरानी था ये। तो इस तरीके से चल रहे थे। इसके अलावा रोहिला भी थे, रोहिला भी एग्जिस्ट करते थे। ये आपके बरेली रीजन में, रुहेलखंड रीजन में एक्टिव थे। ये अफ़गान थे। और इसका जो लीडर था, जो था बहुत ही फेमस लीडर था, जिसका नाम था क्या नाम था,
याद नहीं आ रहा है इस समय। तो एक तरह से अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही थी। तो ये सारे चीज़ें आपके ये सारे नए रीजनल स्टेट्स जो सक्सेसर स्टेट्स थे, ये सब इसी के टाइम पे स्वतंत्र होने लगे, आज़ाद होने लगे। इसके अलावा जो मुग़ल की ये सब अंदरूनी प्रॉब्लम तो ये चल ही रही थी। इसके अलावा जो मुग़ल साम्राज्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो था मराठे थे। खुद औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी की 25 साल दक्कन में बिता दिए थे, आखिर 25 साल, और फिर भी वो मराठों को दबा नहीं पाया था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जब औरंगज़ेब की मौत 1707 में हो जाती है, फिर तो क्या ही कहने, पूरे भारत में उनके ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत हो जाती है। और फिर बधाई हो, मराठा साम्राज्य वापस आ गया। तो मेन चीज़ ये है कि मराठे यहाँ पे दक्कन से बढ़ रहे थे। इधर आपके राजपूताना में प्रॉब्लम्स चल रही थी। मेवाड़ फिर से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर चुका था। पंजाब में अलग ही प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पे अफ़गान फिर से खड़े हो गए थे। अफ़गान फ़ारसी हमला होने लगा था। इसी में फ़ारसी हमले में नादिर शाह जो था, 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है। और यहाँ पे जो बैटल ऑफ करनाल होती है, यहाँ पे पूरे दिल्ली को लूट लिया जाता है। पूरे 14-15 करोड़ लूट लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी लूट में होता है कि यहाँ का जो अवध का जो नवाब रहता है, सादत अली खान, ये नादिर शाह को बुलाता है, क्योंकि दोनों ईरानी, दोनों भाई, चलो हमला करो। लेकिन होता क्या है कि चीज़ें सही से जाती नहीं है और इसे सुसाइड करना पड़ता है। तो ये रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मुग़ल सत्ता बाबर ने इस्टेब्लिश की थी, जिसने अपने सुनहरे दौर को 17वीं और 16वीं सदी में देखा था, 18वीं सदी में आते आते वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।